LOOCV क्या है, दैट इज़ लीव वन नॉट क्रॉस वैलिडेशन। इसमें क्या बोला है कि ये के फोल्ड वर्जन का ही एक पार्ट है और एक पॉपुलर टेक्निक है जिसमें इंटायर डेटा सेट को क्या है फोल्ड्स में पार्टीशन किया जाता है और हर एक डेटा पॉइंट क्या अपनी ओन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है और बाकी एक एक मॉडल एक एक फोल्ड के टेस्टिंग परफॉर्म करेगा और बाकी का जो रिमेनिंग डेटा बच जाएगा वो ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको टेस्ट के ऊपर टेस्टिंग हो रही है तो बाकी वाले के ऊपर ट्रेनिंग परफॉर्म हो रही है। अब नेक्स्ट में इसमें टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है तो बाकी वाले में ट्रेनिंग परफॉर्म हो रही है। ऐसे n नंबर ऑफ हमारे पास फोल्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमें टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा को परफॉर्म करना है। मैट्रिक्स क्या है फॉर मॉडल वैलिडेशन, दैट इसकी मल्टीपल वेज है जिससे हम मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं और मशीन लर्निंग मॉडल को वैलिडेट कर सकते हैं। टेक्निक्स के हमारे पास दैट इसकी हमारे पास एरर मैट्रिक्स आ जाएंगी। 3 एरर मैट्रिक्स है जिसमें हमने मीन स्क्वेयर एरर कैलकुलेट करना है, दैट इसकी एवरेज स्क्वेयर डिफरेंस आएगा प्रिडिक्टेड वैल्यू का और एवरेज वैल्यू का या फिर एक्चुअल वैल्यू का। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या कि उसने एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट करना है प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू का। और रूट मीन स्क्वायर में क्या करना है कि जैसे उसने मीन स्क्वायर वैल्यू निकाला उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर देना, वो हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। मशीन लर्निंग मॉडल की टाइप्स के दैट इसकी लीनियर मॉडल है जिसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम के बारे में पढ़ेंगे। और नॉन लीनियर मॉडल जिसमें हम कर्नल एसवीएम नेव बायस डिसीजन एंड रैंडम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेव बायस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग मॉडल क्या मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है सुपरवाइज लर्निंग की। कैटेगोरिकल डिपेंडेंट है, दैट इज किसने डेटा को कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेके या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेके आउटपुट को प्रिडिक्ट करेगा, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली डिवाइड करेगा और इसमें जो आंसर है वो येस और नो, 0 और 1 या फिर ट्रू और फॉल्स की वैल्यू में आना चाहिए। ठीक है, ये सिमिलर है लीनियर रिग्रेशन में, बट लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है हमारा इसकी सिमिलर ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जिसमें कंटिन्यूस वैल्यूज आती हैं। बट जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसमें क्या होता है एस फॉर्म का ग्राफ बनता है जिसमें सेंटर पॉइंट को हम थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं, बाकी जो ये वैल्यू गिवन होगी डेटा सेट की उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज़ और बाकी के डेटा सेट्स एस कर्व हमारा बनेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो कि फिट करा प्रॉपर्ली वो मैक्सिमम वैल्यूज़ को देखेगा। नेक्स्ट क्या सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये भी सुपरवाइज लर्निंग में ही आ रही है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के लिए यूज़ होती है, बट हम ज़्यादातर इसको किस लिए यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए। और इसका क्या कर रहा है ये भी बेस्ट लाइन क्रिएट करता है, डिसीजन बाउंड्री को यूज़ करके सेग्रीगेट कर रहा है एंड डायमेंशनल स्पेस को इनटू क्लासेस। दैट इज़ कि हमारे पास एक हाइपर प्लेन होती है, जैसे कि हमारे पास 2 डेटा सेट्स गिवन है। एग्जाम्पल ये हमने कैट और डॉग के फीचर्स की, जैसे कैट और डॉग के फीचर्स में हमारे पास क्या आता है एयर्स, आइज, टेल, ये सारी चीज़ें सिमिलर आ जाएंगी। और नॉन सिमिलर में क्या आ जाएगा, जैसे उनकी वॉइस क्या है, साउंड क्या है, ठीक है, ये डिसिमिलर में आ जाएगा। तो हाइपर प्लेन हमने एक स्ट्रेट लाइन डिवाइड की है, उसमें क्या है एक डेटा सेट गिवन है जैसे कैट का, दूसरा डॉग का, तो ये इस साइड वाला हमारा नेगेटिव पैरामीटर होगा, उस साइड हमारा पॉजिटिव हाइपर प्लेन होगी। तो हमने क्या करना है जो भी पॉइंट आएगा ना लास्ट वाला उसके अकॉर्डिंगली हमने पैरेलल 2 हाइपर प्लेन्स क्रिएट कर देनी है, इसको नेगेटिव इसको हाइपर इसको पॉजिटिव वाली बोलते हैं। और हमने क्या करना है मैक्सिमम मार्जिन कैलकुलेट करना, और ठीक है कि किसकी तरफ जो है वो लाइन ज़्यादा जा रही है, एसवीएम की हाइपर प्लेन जो है वो मैक्सिमम मार्जिन किसकी तरफ जा रहा है, कौन सी डेटा सेट की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो देखना है। एसवीएम की भी फर्दर आगे टाइप्स है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में क्या बोला कि लीनियरली सेपरेबल डेटा होगा अगर डेटा सेट को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करें और वो सिंगल स्ट्रेट लाइन के साथ क्लासीफाई हो रहा है। और नॉन लीनियर में क्या आएगा अगर वो क्लासीफाई नहीं हो पा रहा है एक स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है, जैसे कि ये लीनियर है जो कि स्ट्रेट लाइन से डिवाइड हो रही है दो डेटा सेट्स या फिर फीचर्स कैटेगरीज, और नॉन लीनियर में जो कि सेपरेबल नहीं हो पा रही। नेक्स्ट के दैट इज़ KNN, ये भी सिंपलेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है सुपरवाइज लर्निंग की। ये क्या करिए सिमिलैरिटी बेस्ड एज्यूम करेगी, न्यू डेटा को लेगी और उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल देखेगी कि डेटा को किस डेटा को कौन सी कैटेगरी में डालना है। सारे अवेलेबल डेटा को स्टोर करती है, उसको क्लासीफाई करती है, ठीक है, ईजिली उसने क्लासीफाई कर देना है, ठीक है, ये क्या ज़्यादा सोचता नहीं है, इसको लेज़ी लर्नर भी बोलते हैं। इसने क्या करना है
कोई भी डेटा आएगा, जस्ट उसको ट्रेन किया और उसको इमीडिएटली क्या करना, स्टोर करके क्लासिफिकेशन कर दिया, उसको डेटा सेट में डाल दिया, क्लासिफिकेशन कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। और ये क्या रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बट मेनली हम इसको क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। और ये नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिदम है, दैट इज़ कि ये अजम्पशंस नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें भी हमने कैट और डॉग की एग्जांपल ली है, और हम जैसे कि उसकी कोई इमेज गिवन होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर रहे हैं सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर। उसको लेके उसने सिमिलैरिटी बेसिस पे फीचर्स बना दिए, डिवाइड कर दिया। हम KNN एल्गोरिदम को क्यों यूज़ करें या हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। दो कैटेगरीज ले रही है, जैसे हमने कैटेगरी A ली और कैटेगरी B ली। डेटा पॉइंट्स में हमने X1 लिया जो कि कैटेगरीज में लाई कर रहे हैं KNN एल्गोरिदम में, और ये हमें हेल्प कर रही है ताकि हम कैटेगरी को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें और क्लास को आइडेंटिफाई कर सकें एक पर्टिकुलर डेटा सेट की। कैटेगरी A जैसे ली उन्होंने, ये न्यू डेटा पॉइंट्स को ऐड ऑन किया, ये कैटेगरी B के दूसरे पॉइंट्स हैं। ये बिफोर KNN और आफ्टर KNN में उसने वैल्यू को असाइन कर दिया टू 1, ठीक है। वही बोला गया कि पहले उसने बिफोर KNN को सिर्फ डेटा पॉइंट्स गिवन है, और आफ्टर KNN में उसने डेटा पॉइंट्स को असाइन कर दिया कि ये इस कैटेगरी में जाएंगे, ये दूसरी कैटेगरी में जाएंगे। इसकी वर्किंग क्या है, दैट इज़ कि हमने K नेबर्स को पहले सेलेक्ट करना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, दैट इज़ कि डिस्टेंस 2 माइनस डिस्टेंस 1 और उसका अंडर रूट किया है। उसके बाद K नियरेस्ट नेबर को कैलकुलेट किया हमने, K नेबर्स को कैलकुलेट किया यूक्लिडियन डिस्टेंस के साथ। फिर हमने K नेबर्स का अमंग हमने काउंट किया कि कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं कौन सी कैटेगरी में। फिर न्यू डेटा पॉइंट्स को उसको अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने असाइन कर दिया और हमारा मॉडल क्या रेडी हो जाएगा। हम इसके क्या न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे, मैं न्यूमेरिकल पार्ट की वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में प्रॉपर्ली समझाऊंगी, ठीक है। अभी ये थ्योरी लेक्चर है। उसके बाद क्या, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में क्या बोला, ये भी सुपरवाइज लर्निंग है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, ये भी सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है जिसमें मॉडल को ट्रेन किया जा रहा है, टेस्टिंग परफॉर्म की जा रही है, डिजायर्ड कैटेगरीज कंटेन कर रहे हैं। ऑलवेज ये क्या है, ऑलवेज क्या, ये क्लियर कट डेटा प्रोवाइड नहीं करता या क्लियर कट आंसर या डिसीजन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इंस्टेड ये ऑप्शंस दे देता है। एक साइंटिस्ट को इन्फॉर्म कर देता है कि हमने इसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए हैं, तो डिसीजन ट्री क्या, फिर वो थिंकिंग के अकॉर्डिंगली हमारी इमिटेशंस के, प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग, अजम्पशंस के अकॉर्डिंग क्या बनाए जाते हैं। अब डिसीजन ट्री के वर्क कैसे करता है, पहले हमारे पास रूट नोड होगी जिसको हमने डिसीजन ट्री बोला, फिर हमने डेटा को स्प्लिट किया मल्टीपल सब नोड्स में। डिसीजन नोड क्या है, वो भी फर्दर आगे स्प्लिट होगी एडिशनल नोड्स में, पॉसिबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करेगी। और लीफ नोड क्या है, हमारी वो लास्ट वाले नोड होगी जिसकी फर्दर आगे क्या है, ब्रांचेस नहीं बनी है, फर्दर आगे सब नोड नहीं बन रही। और प्रून क्या है, जिसमें अगर हमने कोई सब नोड को रिमूव कर दिया दैट इज़ की उस प्रोसेस को हमने प्रूनिंग बोलते हैं। और ब्रांच क्या है, दैट इज़ की वो सब्सिक्वेशन है जो कि मल्टीपल नोड्स को कंसिस्ट करे। यहाँ पे ग्राफ गिवन है डिसीजन ट्री जिसको हमने रूट नोड बोला है, इसकी फर्दर आगे ब्रांचेस बन रही हैं, दैट इज़ की डिसीजन नोड आ रही है, डिसीजन नोड के फर्दर आगे लीफ नोड्स बन रही है, और डिसीजन नोड वाले पार्ट को हमने सब ट्री बोला है, ठीक है। और जिसकी आगे फर्दर नहीं बन रही वो हमारी लीफ नोड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या, डिटर्मिनिंग द डोमिनेंट नोड। डोमिनेंट नोड को देखना, तो ये भी कैलकुलेट करने के लिए हमने आइटरेटिव डिस्क्रिमाटाइजर 3 दैट इज़ की एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉपर्ली डोमिनेंट नोड को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। डोमिनेंट नोड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन आती है, एंट्रोपी आती है और गेन आती है, कैलकुलेट करनी होती है। इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, दैट इज की सिग्निफाइज हाउ मच इम्पैक्ट द नोड हैज़ ऑन द फाइनल नोड रिलेटिव टू अदर्स। फाइनल नोड पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है एक नोड का, उसको हम इंफॉर्मेशन गेन बोलेंगे। इससे हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी अपॉन पॉजिटिव प्लस नेगेटिव वैल्यू, लॉग बेस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव प्लस नेगेटिव वैल्यू। दैट इज हमने एक पार्ट नेगेटिव ले लिया, दूसरा पार्ट हमने उसका अपोजिट ले लिया, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, लॉग बेस टू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, और दोनों को आपस में इस सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक नेगेटिव पार्ट है, एक हमारा पॉजिटिव पार्ट है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन गेन आ जाएगी। नेक्स्ट क्या, एंट्रोपी, जिसमें वो क्या कर रहा है, रैंडमनेस को कैलकुलेट कर रहा है या फिर रैंडमनेस ऑफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहा है।
मतलब कि समीशन कर रहा है वो जितनी नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़ है जितनी भी नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज़ है, कैलकुलेट कर रहा है अपॉन पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इनटू इन्फॉर्मेशन गेन, जो भी हमारे पास ये आएगा आंसर। और गेन क्या है हमारे पास, दैट इज़ दी ओवरऑल कितना उसने गेन किया एक नोड ने वैल्यूज़ के बेस के ऊपर। और हम डोमिनेंट नोड को भी डिसाइड करेंगे, एट्रीब्यूट को भी डिसाइड करेंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू गेन कितनी आ रही है डोमिनेंट नोड को यूज़ करके। दैट इज़ की गेन क्या आ रहा है हमारा, इन्फॉर्मेशन गेन पेरेंट जो भी आया माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसका एंट्रोपी के साथ जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स की आ रही है। ठीक है, ये हमारे 3 डोमिनेंट नोड के एल्गोरिथम्स हैं, फीचर्स हैं। उसके बाद डिसीजन ट्री के भी आगे फर्दर 2 टाइप्स है, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़, सॉरी कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूस। कैटेगरिकल वेरिएबल डिसीजन ट्री में क्या बोला कि ये फिट हो रहा है कैटेगरी में, मतलब कि ये फिट कर रहा है डेटा को कैटेगरी में। जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया, हेड आया और टेल आया, हेड वाले एक पार्ट में चले जाएंगे, टेल वाले दूसरे कैटेगरी में चले जाएंगे। अब इस मैमल रेप्टाइल और इस एनिमल मैमल और रेप्टाइल, तो उसमें भी उसने डिवाइड कर दिया कैटेगरी में मैमल और रेप्टाइल में। तो ये हमारा इस तरीके से एक डिसीजन ट्री बनेगा जो कि एक सिंगल कैटेगरी बेस्ड डिसीजंस लेगा थ्रू आउट द ट्री। और नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज़ द कंटिन्यूस वेरिएबल डिसीजन ट्री। इसमें क्या बोला कि ट्री जो है वन वेयर देयर इज़ नॉट सिंपल येस और नो, यहाँ पे एक सिंपल येस और नो में आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक रेग्रेशन हो रही है। दैट इज़ के हम आउटकम्स वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे डिसीजन चॉइस बेस्ड डिसीजन आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या, दैट इज़ की ये वर्क कर रहा है फॉर न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर। मॉडल परफॉर्मेंस देखेगा, मल्टीपल आउटपुट्स की रिलायबिलिटी ऑफ ट्री को टेस्ट करना, रिक्वायर लेस डेटा क्लीनिंग एंड अदर डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स, ईजियर टू एक्सप्लेन करना विदाउट एनालिटिकल बैकग्राउंड। और इसकी डिसएडवांटेजेस के, दैट इसके अफेक्टेड है बाय नॉइज इन डेटा, आइडियल नहीं है लार्ज डेटा सेट्स के लिए, प्रोपोर्शनेटली वैल्यू नहीं दे पा रहा है वैल्यू बायस का एट्रीब्यूट्स की, द डिसीजन एट नोड्स आर लिमिटेड है बाइनरी आउटकम्स के लिए, और रिड्यूस कर रहा है कॉम्प्लेक्सिटी को जो कि हम हैंडल कर रहे हैं। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसकी, दैट इज़ की भी क्या बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, दैट इज़ की डील कर रहा है विद, मतलब कि जब अनसर्टेनिटी के साथ डील करेगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आ जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल लिंक्ड आउटकम्स आ जाती है। उसके बाद लास्ट क्या हमारा, दैट इज़ द क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या बोला, दैट इज़ की ये मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग में यूज़ होती है, ग्रुप कर रही है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को क्लस्टर्स में। और एक पॉपुलर मेथड है जिसका एम क्या कि हमने डिवाइड किया एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को के क्लस्टर्स में, ताकि हम स्केयर डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकें, उसका सम कैलकुलेट कर सकें और रिस्पेक्टिवली क्लस्टर सेंटर्स क्या उसको बना सकें। ठीक है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड के मीन्स क्लस्टरिंग में क्या है, दैट की भी 2 पॉपुलर टेक्निक्स हैं सुपरवाइज लर्निंग में, जिसमें हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं डेटा पॉइंट्स की डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में। ठीक है, वाइल के मीन क्लस्टरिंग में हम जस्ट उसको प्रीडिफाइन कर रहे हैं क्लस्टर्स में। और हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या कर रहे हैं, हम एक ट्री बना देते हैं हायरार्की का, रिलेशनशिप्स का बिटवीन क्लस्टर के बारे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। के मीन क्लस्टरिंग में क्या बताया, ये भी अनसुपरवाइज लर्निंग की टेक्निक है जिसमें हमने पार्टीशन कर दिया डेटा सेट को प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स में, मतलब कि सिमिलर ग्रुप वाले का एक क्लस्टर बन जाएगा, डिसिमिलर वाले का दूसरा क्लस्टर बन जाएगा। के मीन क्लस्टरिंग एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एक बैंक है तो उसने हाई इनकम, लो इनकम और एवरेज इनकम को क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। हाई इनकम वाले लोगों को एक ग्रुप में एक क्लस्टर में डिवाइड कर दिया, एवरेज इनकम वाले लोगों का लिस्ट एक नाम में एक क्लस्टर में डाल दी, और पुअर इनकम वाले या लो इनकम वाले को एक क्लस्टर में डाल दीजिए। ये एग्जाम्पल है दैट इज द के मीन्स क्लस्टरिंग की। रिकॉल फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला, स्टेट्स दैट द पॉइंट विद इन क्लस्टर शुड बी सिमिलर टू ईच अदर। जो भी एक में एक क्लस्टर बन गया ना, जैसे हाई एवरेज हाई इनकम वाला, तो अब जितने भी पॉइंट्स उसमें आ रहे हैं ना वो हाई इनकम वाले ही होने चाहिए, वो आपस में क्या सिमिलर होने चाहिए, ताकि हम मिनिमाइज कर सके डिस्टेंस का बिटवीन पॉइंट्स विद इन द क्लस्टर। एल्गोरिथम ट्राई करिए ताकि हम डिस्टेंस जो है क्लस्टर्स का उनको सेंट्रॉइड के साथ देख सकें। और के मीन जो भी सेंट्रॉइड बेस्ड एल्गोरिथम है या फिर डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है, उसमें हमने क्या किया, प्रॉपर्ली एक डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा है, पॉइंट्स को असाइन कर रहा है, और वही जो पॉइंट्स क्लस्टर्स एसोसिएटेड हो रहे हैं वो एक सेंट्रॉइड के साथ एसोसिएटेड होंगे, मतलब कि एक सेंटर पॉइंट आएगा।
नेक्स्ट क्या कि हाउ के मीन्स क्लस्टरिंग वर्क, के मीन क्लस्टरिंग कैसे काम करती है। पहले हमने इनिशियलाइजेशन करी, दैट इज़ कि हमने रैंडमली के पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, डेटा सेट के बीच में डाल दिया, क्लस्टर्स बना दिए सेंट्रॉइड यूज़ करके। नेक्स्ट क्या कि हमने असाइनमेंट करी, हर डेटा सेट को डिस्टेंस को कैलकुलेट किया और हमने असाइन किया कि ये वाला पॉइंट इस क्लस्टर में जाएगा, ये वाला सेकंड क्लस्टर में और ये वाला थर्ड क्लस्टर में। मतलब अगर जो भी पॉइंट सेंट्रॉइड के क्लोज में है वो एक क्लस्टर में, बाकी जो दूर है वो दूसरे क्लस्टर में, ऐसे हमने पॉइंट्स को असाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या कि हमने दोबारा से डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और अपडेट करेंगे सेंट्रॉइड्स को, ठीक है। और इसके बेस में न्यूमेरिकल है जो कि मैं आपको नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद यही सेकंड और थर्ड प्रोसेस की असाइनिंग और अपडेटिंग वाले प्रोसेस को, स्टेप्स को हमने रिपीट करना है जब तक नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस रिपीट ना हो जाए। अगर 4th और 5 आइट्रेशन में आंसर सेम आ जाएगा तो ये हमारा लास्ट आंसर होगा। जब तक आंसर सेम नहीं आ रहा, 2-3 आइट्रेशंस का रिजल्ट सेम नहीं आ रहा, तब तक हम नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस का परफॉर्म करी जाएंगे। और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा जब हमने प्रॉपरली वही क्लस्टर में डिवाइड कर दिया और असाइनमेंट कर दिया हर एक पॉइंट का क्लस्टर की। उसके बाद एल्गोरिथम में क्या बोला कि हमारे पास इनपुट में n ऑब्जेक्ट्स होते हैं और नंबर ऑफ़ के क्लस्टर होते हैं। इसके हमने रैंडमली के पॉइंट्स को क्लस्टर में डाल दिया, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ जो कि हमने क्लस्टर में डाले हुए हैं। दीज पॉइंट्स इनिशियल ग्रुप सेंट्रॉइड्स को रिप्रेजेंट करिए, असाइनिंग करिए हमने क्लोजर सेंट्रॉइड के साथ और वही उसको असाइन किया, फिर रिकॉल किया पोजीशन को और यही स्टेप्स को हमने रिपीट करा, ठीक है। और उसके बाद के मीन्स की ऑब्जेक्टिव्स के जा रहे इसके हमने एक सिमिलर पॉइंट की ग्रुपिंग किया, इसके बाद मिनिमाइज़ किया हमने क्लस्टर डिस्टेंस के साथ और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेट करिए क्लस्टर्स का। तो ये हमारा था सारा मॉडल इवैल्यूएशन के बारे में, जिसमें हमने मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में पढ़ा है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रिग्रेशन लर्निंग के बारे में पढ़ा, उनकी टेक्निक्स टाइप्स के बारे में पढ़ा। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।